जब इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, सारी मेहनत वो कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने लालच के लिए कोई फैसला लूं। मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े, मैं अपनी जनता के लिए सब त्याग करूंगी। कहते भाई ईब हमने जचगी या रद्द आ रहा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंग। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह उठ करके हम आ गए महम चौबीसी के चबूतरे के पीछे जो बड़ा सा ग्रीन सा लश ग्रीन जिसको मैं कहूँ, उस पार्क में हम बैठे हैं और हमारे साथ हैं महम से पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत जी। और राधा अहलावत जी को सुबह सुबह फिटनेस फ्रीक हैं। अब देखिए मैडम सुबह सुबह जो है जॉगिंग कर रहे हैं और पूरा का पूरा ये आप तो कोच भी हैं मैडम, भीम अवार्डी भी हैं, फिटनेस फ्रीक भी हैं और आजकल महम में आपके नाम के चर्चे भी हैं। सबसे पहले तो हरियाणा फाइल्स पे आपका स्वागत है जी। नमस्कार, थैंक यू। अच्छा मैडम, ये बताओ कि बाकी जो प्रत्याशी हैं वो तो मेल हैं और महम जो है ना विधानसभा का तीनों ये लठगा डाला की है, तो थोड़ा सा ये नहीं लगता है कि भाई महिला होने के ना थोड़ा अनकंफर्टेबल? देखिए, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ और शुरू से ही एक व्यक्ति की अपनी छवि होती है, अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। मैंने हमेशा से ही कोई ऐसे नहीं कि कोई एक डोसाइल से ऐसे महिला की तरह काम किया है। मैं शुरू से एनर्जेटिक वुमेन रही हूँ और मैंने वो सब साहसी काम किए जो एक पुरुष शायद करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। मेरे महम के अंदर भी ओलंपिक मेडलिस्ट भी है, ओलंपिक पार्टिसिपेटेड भी है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप गर्ल्स भी है। तो सिनेरियो सारा चेंज हो गया है, जनता सारी अवेयर हो गई है। आजकल की बेटियां बेटों के बराबर भी है और बेटों से बेटर भी हैं। इस पार्क में मैं जब आया, आप तो अभी आए हैं, उससे पहले थोड़े से जो बाकी लोगों से बात कर रहा था तो एक नौला जी वैसे रूटीन में हमारा काम है लोगों को थोड़ा सा प्रिक करना। माँ जी इस बार मैं क्या करोगे ला जी, राधा का रोड़ा माच रहा है, तो ये रोड़ा मैंने आपकी वो विजुअल्स भी देखे थे, माड़ा ही माड़ा माड़ा ही माड़ा हटाते हो फिर माड़ा ही माड़ा, मतलब ये प्यार मिल रहा है और महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। महिलाओं को उत्साहित होने का एक रीज़न है। आज से पहले यहाँ पे महिला कैंडिडेट इतनी स्ट्रोंगली किसी ने दावेदारी शायद करी ही नहीं। और महिलाओं को जैसे मैं उनसे मिली, तो 15 साल से ही रही हूँ, लेकिन इस बार 2.5 साल से मैं डोर स्टेप पे जाके हर महिला को मैंने अपने नज़दीक लाने की कोशिश की है और उससे अपनापन की भावना आई। तो उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस हो गया कि एक महिला शायद आज तक राजनीतिक तौर पे किसी एमएलए के पास उसे नज़दीक से मिलके अपने मन की बात नहीं कह पाई। तो महिला को एक स्वाभाविक सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारे जैसी एक बहन है जिससे हम अपने परिवार की, अपने रिश्तेदार की और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी भी समय बता सकते हैं, क्योंकि वो भी एक महिला है तो समझ सकती है कि वह महिला कैसा हमारे बारे में सोचती है। पिछले 5 साल से आप राधा सखी करके एक प्रोग्राम आपने चला रखा है, जबकि आप ना विधायक यहाँ के, लेकिन लगातार, क्योंकि हमें तो अखबारों से पता लगता है कि आप यहाँ आए, ये प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम किया, महिलाओं को ही क्यों आपने वो टारगेट किया? क्या महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, जो महिला है पूरा परिवार उसके चारों तरफ घूमता है, चाहे उसके बेटे से, चाहे उनके पति से, चाहे उसकी जहाँ बेटी मैरिड है दामाद से, या फिर उसके अपने भाई से। पूरा परिवार तो कनेक्टेड है ना। और महिला एक इंटरनल पावर है जिससे पूरा घर इफेक्टेड रहता है। और मैं महिला हूँ, मेरे को मालूम है अगर घर की महिला सशक्त है, वो मजबूत है, तो पूरा परिवार मजबूत है। और मेरा जो महिलाओं से संपर्क करने का भी एक यही रीज़न था। जो पुरुष लोग हैं वो किसी न किसी कारण से बाहर जाते हैं, काम से बाहर जाते हैं, राजनीतिक तौर पे बाहर जाते हैं, पंचायती तौर पे बाहर जाते हैं। महिलाएं वहीं अपने घर के कामकाज, खेत के कामकाज या रिश्तेदारों की सीमित थी। तो मैं उनको, हम सब लोगों ने, राजनीतिक लोग सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं रहेंगे, तो मैं चाहती हूँ इस हल्के से ऐसी बेटियाँ पढ़ी लिखी जो घर के अंदर हैं वो बाहर निकल के आए। कुछ टैलेंट उनके अंदर भी है, चाहे वो व्यावसायिक तौर पे आए, चाहे वो राजनीतिक तौर पे आए। महिलाओं में जागृति आनी बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के वोटर्स के बारे में, वोटर्स छोड़ो, आम जनता के बारे में आपका जुड़ाव कब हुआ? शादी के बाद हुआ, कब हुआ, कितना लंबा समय हो गया? नहीं, राजनीतिक तौर पे अगर आप कहें तो 15 साल से शमशेर खड़खड़ा जी यहाँ पे 2009 से, बल्कि 2009 से। हाँ, 10 तो ये हो गया, 2009 में पहला चुनाव लड़ा था। जी, 2009 से यहाँ पे हैं। तो मैं एक राजनीतिक परिवार होने के कारण
5 महीने, 6 महीने, 4 महीने इसी तरह मैं आती थी। पूरा रेगुलर 4 साल 5 साल नहीं रहती थी, क्योंकि पूरा परिवार एक जगह बैठ के नहीं काम कर सकता। इस बार चुनाव लड़ने की जो बात आई, उसी के बात को ध्यान में रखते हुए मैं 2.5 साल से फील्ड में आके मुझे लगा कि ऐसे नहीं कि कोई पहले से इलेक्शन लड़ रहे हैं शमशेर जी और मैं आखिर में जाके जैसे होता पैराशूट की तरह, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे धरातल पे काम करना ही पड़ेगा। और वो काम करने की ज़रूरत भी क्यों पड़ी, आज तक जो एमएलए बने हैं, पहले भी विधायक बने हैं, अभी पीछे भी विधायक थे, तो मेरा एक जो मानना था कि जो समस्याएं हैं वो ग्राउंड लेवल पे है, ना कि भाषणों की समस्या है। भाषण से तो 2 मिनट सुनेंगे, 15 मिनट सुनेंगे, अमल करेंगे, लेकिन उनके दुख दर्द, उनकी समस्याओं को सुनेगा कौन। मेरा कारण यही था, घर घर पे जाके मैंने 2.5 साल लगातार एक एक महिला के घर में, गांव में 8-8 घंटे मई जून के महीने में शेड के नीचे बैठ के, किसी स्कूल में या जहाँ पे मुझे स्थान मिला, 2 बसें जाती थी, जनरल हेल्थ चेकअप की, आई चेकअप की, रैंडमली 42 के 42 गांव मैंने किया। और उसके साथ साथ मेरी 7 लोगों की एक टीम होती थी जो कंप्यूटर लेके गए हैं, और वहाँ पे बैठ के जो इतनी भारी संख्या में, आप बिलीव नहीं कर गए, एक गांव में तो कई बार 700, 500, 600 महिलाएं और आदमी होते थे जो ये कहते थे कि हमारी फैमिली आईडी में दिक्कत है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, और भी बहुत सुविधाएं, मतलब जो कि जिससे वो दुखी थे। रोहतक जाते थे, कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, जो दफ्तरों के जब चक्कर काटते थे या सीएससी सेंटर पे जब जाते थे तो उन लोगों को क्लियरिटी नहीं होती थी, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम, कुछ काम ना करने की प्रॉब्लम। मैंने बैठ के उन्हीं की लैंग्वेज में बैठा, मेरे कंप्यूटर की टीम ने काम किया और हमने बैठ के एक एक महिला को समझाया। और अपनी टीम को मैंने कहा कि आपको अगर कोई समस्या नहीं समझ में आ रही तो आप इनको लिख के दो, कहीं ना कहीं डीसी ऑफिस या कहीं एसडीएम ऑफिस या कहीं ब्लॉक में जाने की, जहां हमें ज़रूरत लगी। वैसे तो हमने सारा काम किया, 1-8% कहीं लगता था तो हम, मेरा लड़के उनके साथ जाते थे और साथ जाके उनका हम करवा के लेके आते थे। अच्छा, आप बीजेपी पार्टी से जुड़ी रही हो और बीजेपी पार्टी से लोगों की नाराज़गी भी थी, किसान आंदोलन वजह हो, बहुत सारे वजह हैं। तो जब आप बीजेपी में थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि हम राधा जी को तो वोट देना चाहते हैं पर फूल को नहीं देंगे। अब हुआ ये कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, आप अब पंचायती उम्मीदवार के रूप में आप सामने आई हैं, तो अब वो लोग कह रहे हैं कि अब खुल के सपोर्ट करेंगे। अब ये बड़ा अजीब सा है, ये कैसे काम कर रहा है आपके लिए? एक्चुअली क्या हुआ, हम जहाँ पे भी रहे, शिद्दत से, ईमानदारी और मेहनत से। हमारी ज़िंदगी के 3 फंडे हैं कि अगर आप सेवा के लिए गए हो तो सेवा भाव से लोगों के बीच में रहो, और अपने शरीर से जो मेहनत कर सकते हो, जितना उनके डोर स्टेप पे डिलीवर कर सकते हो, वो सब वहाँ पे रहते हुए भी दी थी। लेकिन चलो परिस्थितियाँ चेंज हुई, हमारा मकसद तो चेंज नहीं हुआ, जो मोटिव हम लेके आए हैं वो चेंज तो नहीं हुआ, सिर्फ चुनाव चिन्ह तो चेंज हुआ। अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या आपको लग रहा है कि भाई जो लोग सिर्फ पार्टी के निशान को देख करके नहीं देना चाहते थे, अब वो लोग भी सामने आ रहे हैं? जी, ये अब मैं महसूस कर रही हूँ कि बहुत से मेरे परिवार ऐसे थे जिनके मन में हमारे काम के प्रति, हमारी ईमानदारी के प्रति और हमारी मेहनत के प्रति मन में था भावना कि हम इन्हें वोट देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति मेरे इनकम्बेंसी भी होती, एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों को नाराज़गी थी, विशेषकर हमारे किसानों को थी। तो वो लोग जो है कि हमारा परिवार और हम तो ठीक है, लेकिन पार्टी के उसकी वजह से नहीं दे। लेकिन वो लोग, अब बहुत से लोग ऐसे हैं खुल के आ रहे हैं जिनसे शायद मैं कभी बहुत दिन से मिली भी नहीं हूँ, वो लोग भी मतलब पार्टी को छोड़ के हमारे को समर्थन। अच्छा मैडम, एक आम चर्चा ये भी है कि शमशेर जी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्होंने फिर चुनाव लड़ने से संन्यास ले लिया है और आप आगे आई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब आके आई हैं, ये आपका निजी फैसला था, ये कैसे, मतलब आपकी एंट्री कैसे हुई राजनीति में? नहीं, राजनीति का सोच के तो 2.5 साल से लगी हुई थी। पार्टी ने मुझे अश्योरेंस दी हुई थी कि इस बार इलेक्शन आपको लड़ना है और जाके आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तभी मैंने डिसीज़न लिया कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मैं अपना उसी ढंग से काम करूँगी। लेकिन बाद में पार्टी का अपना सिस्टम होता है, क्या सोच के उन्होंने किसी के साथ किया, पर मैं पार्टी में रह के भी वही काम किया और पार्टी के बिना भी वही मकसद से मैं काम कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है
कि शमशेर खरकड़ा जी ने संन्यास लिया, तो संन्यास तो मुझे जब इलेक्शन का सोच ही लिया था 2.5 साल पहले, तभी से उन्होंने संन्यास लिया हुआ था कि मुझे इस बार इलेक्शन नहीं लड़ना है। और टिकट के फैसले के बाद हम दोनों ने, मेरे बच्चों ने बैठ के फैसला लिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मेरे दोनों मायूसी लड़के, थी? नहीं मायूसी नहीं थी। जब इतना काम कर रहे हैं और पार्टी अगर नहीं चाह रही इलेक्शन लड़ाना, तो हमें भी क्यों समझ लड़ना है? में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। आपसे मजबूत प्रत्याशी को देते तो समझ में आता था। नहीं, हमारे मजबूत के अलावा अगर हमारे महम हल्के का होता, हाँ। तो मैंने इलेक्शन ये भी नहीं लड़ना था। मेरे महम से कोई भी किसी को भी उठा लेते, राजनीतिक सोच के तो बहुत लोग थे यहाँ पे, जी। किसी को भी देते। बीजेपी में इतने साल से जो कोई सेवा कर रहे हैं उनमें से किसी को दे देते। जब ये बाहर का प्रत्याशी आया कलोई हल्के का, तो एक लोगों के अंदर रोष आया कि पिछला विधायक भी निर्दलीय जो आया कलानौर से आके बन गया, और इस बार फिर बीजेपी ने भी बाहर से दे दिया। तो ये महम हल्का क्या ऐसा लगा लिया क्या सभी पार्टियों ने कि किसी को भी टिकट दो और किसी को भी एमएलए बना दो? यही रोष और यही जोश लोगों ने कहा कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। वही कारण हुआ, वरना हम इलेक्शन लड़ने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। बीजेपी के प्रत्याशी वो खिलाड़ी, हालांकि आप ही के प्रोफेशन से हैं, उसके अलावा 2 प्रत्याशी और हैं, बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक बने 2019 में, और आनंद सिंह दांगी के सुपुत्र 1990 में वो भी पंचायती जो है ना उम्मीदवार के रूप में आए थे। आज वो अपने बेटे को आगे लेके आए हैं। इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो कुंडू साहब के बारे में। देखो, कुंडू साहब जिस ढंग से एंट्री करी पिछले योजना में, और लोगों को लगा कि वो जब वहाँ पे चेयरपर्सन थे जिला परिषद के, तो वो बीजेपी के पोस्टर बीजेपी के अंदर, और इलेक्शन लड़ते लड़ते भी बीजेपी के पोस्टर लगे हुए थे। तो मेरी जनता के अंदर एक कन्फ्यूज़न हुआ कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे चेयरपर्सन होते हुए बीच बीच में कुछ काम करवाए उन्होंने, क्योंकि उनके पास एक बजट होता है, और वो बीजेपी के अंदर थे। इलेक्शन लड़ते लड़ते बीजेपी के पोस्टर लेके घूम रहे थे, टिकट के लिए बीजेपी का सिस्टम यूज़ कर रहे थे। तो लोगों के मन में लगा कि क्यों ना बदलाव करके देखें, और ये भी तो बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी की सरकार आ रही थी, तो लोगों ने उन्हें एमएलए का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि काठ की हांडी बार बार तो चढ़ ही नहीं सकती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर व्यक्ति को समझ आ चुका है कि जो कोई एमएलए यहाँ से बन के जाता है, उसका धर्म और फर्ज होता है जनता की सेवा करना। वो पार्टी में रहे, पार्टी से बाहर रहे, किसी भी ढंग से रहे, लेकिन लोगों के बीच में रहे। लेकिन मैं 2.5 साल से जा रही हूँ, गांव-गांव जा रही हूँ। मेरे पास एक ही कंप्लेंट आई थी कि कुंडू साहब को वोट तो दे दिए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। वो हमारे बीच में आए ही नहीं, पता नहीं क्या क्या वायदे करके गए थे, लेकिन दोबारा वो दिखाई नहीं दिए, ना उन्होंने हमारे कोई काम किए। वो गंगा में डुबकी लगवाया है। हाँ, बस वो गंगा में डुबकी लगवा रहे हैं, और हमारी भोली वाली महिलाएं जो हैं ये सोच के। लेकिन अब महिलाएं सब कह रही हैं, भाई गंगा में डुबकी लगवाई तो एक बार हमने आशीर्वाद दे दिया ना, जो उन्हें धर्म कमाया उसका हमने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करेंगे और काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अच्छा, दूसरे बलराम डांगी जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अभी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में? देखिए, मेरे से ज़्यादा मैं हल्के की जनता जानती है। उनके पिताजी के शासनकाल में जो काम हुआ, जो सिस्टम था, और ख़ासकर मैं शहर की अगर बात करूं तो एक बहुत डर का माहौल था। मैं जब 2009 के अंदर आई, तो मैं किसी भी दुकानदार से, किसी परिवार से जब राम राम करती थी, तो वो बहुत सोच समझ के राम राम करता था। अगर मैंने इसकी राम राम ले ली तो दांगी साहब को पता ना चल जाए। ये डर का माहौल था लोगों के अंदर, जो मैंने महसूस किया। और आज मैं एक ही बात कहती हूँ, पूरा शहर है, पूरा महम हल्का है, जब से 15 साल से शमशेर जी बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति आके ये कह दे कि भाई शमशेर खरकड़ा ने किसी का नुकसान किया है, किसी का रिवेंजफुल एटीट्यूड रखा है, मेरा व्यापारी वर्ग भी खुश है, मेरा कर्मचारी वर्ग भी खुश है, और किसान वर्ग और गांव के सब लोग कहते हैं भाई मजबूत व्यक्ति था, उसको बनाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं दांगी साहब के बारे में बात करूं तो मेरी जनता मेरे से बेहतर जानती है। वो नहीं चाहते, हर व्यक्ति मुंह से बोले ना बोले, लेकिन व्यक्ति चाहते हैं कि नहीं, 35 साल राज कर लिया, अब उसी परिवार का अगर व्यक्ति आ रहा है तो हमें मंजूर नहीं है। अच्छा मैडम, मैंने आपकी रील्स देखी हैं जिसमें आप महिलाओं के साथ नाच पी रहे हैं। आप हरियाणवी जो संस्कृति बड़े रूटेड हैं, ऐसा लग रहा है कि हरियाणवी सब ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, मैं किसान की बेटी हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में, मेरा छोटा सा गांव है, 1000 वोटों का गांव है। अच्छा, क्या नाम है? मीर का गांव है। मीर का गांव। जी जी,
तो मैं पली बड़ी हूँ। बागड़ एरिया है वो। हाँ, वो थोड़ी लैंग्वेज मेरी यहाँ रोहतक की वहाँ की डिफरेंस है। जी। थोड़ा मेरी मदर का पहनावा भी डिफरेंस था। हाँ। लेकिन मैं गांव में रही हूँ। अच्छा। एक किसान की बेटी हूँ। हरियाणवी गीत आते हैं आपको? हाँ, हरियाणवी आते, एक क्यों नहीं सुना आते दो। हैं भाई। मैंने सारे कुकर सुना है गीत का तो माहौल होया करे, जब लुगाई पता इकट्ठी हो जाए तो गीत भी गा दे, अगर मैं नाच कहूँ तो गीत भी गा सकूँ। बिल्कुल खास को आपने तो एक ट्राई लेके देख लिया, क्योंकि हो सकता है आपका मूड कर जाए और हमारे दर्शकों को कोई इस तरह से हरियाणवी गीत आप सुना दो तो। लेकिन महिलाओं में काफ़ी जो है ना, मैंने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि महिलाओं में, मोखरा गांव गया था तो मोखरा गांव में भी जो महिलाएं थी वो आगे बढ़ के आ रही थी और वो बता रही थी। बलराम दांगी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आनंद दांगी को तो हम जानते हैं, बलराम से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो सब लोगों की अपनी राय है जी, और जी, अपने जी। सपोर्टर्स भी हैं। अच्छा, खेल ने आपके जीवन को कितना बदला है? मतलब खेल जीवन को कितना बदलता है? आपके 2 भीम अवार्डी हैं, एक जगमती सांगवान है आपके। हाँ, वो वॉलीबॉल आपकी प्लेयर काफ़ी है। तारीफ करी थी, मैंने उनको इंटरव्यू लिया था, वो बता रहे थे कि वो तो हमारे खिलाड़ी साथी हैं। जी जी, जगमती सांगवान और हम इकट्ठे ही, उनका गेम वॉलीबॉल था, मेरा हैंडबॉल था। तो बचपन से ही मेरे अंदर कुछ ट्रेड्स तो थे कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, नॉर्मल आदमी जैसी ज़िंदगी। तब तक तो समझ तो नहीं थी, लेकिन अंदर एनर्जी ऐसी थी कि मुझे कहीं ना कहीं किसी रूप में कुछ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना था, और मैं उसी के साथ खिलाड़ी बन गई। आपको एक और बात बताऊं, मैं भीम अवार्डी भी हूं, नेशनल प्लेयर भी हूं। हाँ। इसके साथ साथ मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी और है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम करने में विश्वास है। मैं स्पोर्ट्स भी करती थी, जी। हैंडबॉल भी खेलती थी, साथ में मेरे कॉलेज में जब एनसीसी होती थी तो मुझे लगता था ये टाइम मुझे अगर 1 घंटा मिल जाए तो एनसीसी का जो एनसीसी जो करवाते थे इंस्ट्रक्टर, तो उनके पास जाके मैंने कहा कि मुझे एनसीसी करना है। तो उनको लगा कि अच्छी लंबी तगड़ी लड़की है तो कर सकती है, उन्होंने मुझे एनसीसी में ले लिया। और मैं थोड़ी सी बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि कोई ना नया काम करने की, और एनसीसी के अंदर मैंने C सर्टिफिकेट पास किया, B सर्टिफिकेट पास किया, फिर मेरी 26 जनवरी की परेड के लिए भी सिलेक्शन हो गया। तो मैं दिल्ली में जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें पार्टिसिपेट किया। सबसे आगे वाली टुकड़ी में सबसे फ्रंट वाली लड़की मैं ही हूँ। उसके बाद हाँ, आपको फोटो देखा मैंने, ये इस तरह सल्यूट कैसे मारते हैं, आप तो एनसीसी के। हाँ, जी। बिल्कुल। और इसके साथ फिर मैंने प्रधानमंत्री रैली अटेंड की, और उस समय में मैं 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री होती थी, उसमें भी मैं फर्स्ट आई। और कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं 150, उस समय माननीय इंदिरा गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, तो उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट में बुलाया, ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ हमारी चाय हुई। तो मैं अपने आप को समझती थी कि हाँ, अगर मेहनत करो तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। और मेरे जीवन के उसी दौर से, चाहे वो खिलाड़ी के रूप में था, चाहे वो एनसीसी कैडेट के रूप में था, मैंने अपने आप को वहीं से एक शिक्षा ली। जीवन में सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। शेड्यूल बहुत बिजी है, हम समझते हैं, इसको कैंपेनिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप जैसे विधायक बन जाते हैं तो सरकार का हिस्सा बनकर, क्योंकि ये आप कह रहे हो कुंडू साहब को कि भाई बन तो गए लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं बने, और बिना सरकार का हिस्सा बने काम नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निर्दलीय कोई भी हो, निर्दलीय व्यक्ति को, लोगों की भावना तो यही होती है हमारे काम हो, और काम कब होंगे जब सरकार में साथ जाओगा। मैं पंचायती तौर पे हूँ, मेरी पंचायतें इलेक्शन लड़ रही है, मैं सिर्फ चेहरा हूँ, तो निर्णय वही लेंगे, निर्णय भी वही लेंगे, क्योंकि ये बड़ी मेरे बात कही आपने। नहीं, जन जन की भावना है। जब इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, सारी मेहनत वो कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने लालच के लिए कोई फैसला लूँ। मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े, मैं अपनी जनता के लिए सब त्याग करूँगी। जहाँ मेरी जनता बोलेगी, जहाँ वो लोग बोलेंगे, मैं वही काम करूँगी। मैं सबके बीच में बैठ के निर्णय लूँगी, जो मुझे कहेंगे कि आपको यहाँ जाना है, मैं वहीं जाऊँ। मैडम, आपको क्या लगता है चुनाव जो है टॉप 2 कौन है? चुनाव किन किन के बीच में? 3 मेन प्रत्याशी में से तो 4 हैं, 4 कोणीय मुकाबला है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भी बहुत घूम रहे हैं, हमें तो मुकाबला 2 में लग रहा है। देखो, वो 2 में है, वो तो आपका सर्वे कुछ बोल रहा होगा, लेकिन मैं जनरली हर गांव में जहाँ पे भी जाती हूँ, हर पार्टी के अंदर पार्टी के विरोधी लोग भी होते हैं, जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे वो लोग भी हैं इसी पार्टी के अंदर। तो उन लोगों की भावना। आपका मुकाबला किसके साथ है? मेरा मुकाबला तो, मैं बोल रही ना, मैं तो अपनी ईमानदारी से, मेहनत से काम करे जा रही हूँ, और जनता इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि पहले भी बोलते थे लोग, भाई दांगी जी को कौन हराएगा,
इस बार सब लोग मुझे ये कह रहे थे, कल कई गांव से गुजर के गई, बहुत से लोग जोड़ के ऊपर बैठे थे रास्ते में भी, कहते भाई अब हमने जचगी या रद्द आ रहा होगी तो हम सारे रद्द आखानी कि भाई इस बार सरकार में साझा करेंगे। 10 साल से सरकार से बाहर बैठे हैं। चलो मैडम, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।